आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में यकजहती के लिए रैली, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में ट्रैफिक भी रोक दी गई। कश्मीरियों को मुसलसल मावरा अदालत कत्ल, गिरफ्तारियों, तशद्दुद का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेसाल पर पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों का सामना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदला जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कश्मीर रैली से खिताब। और कोरोना वबा मजीद 60 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 5661 नए केस रिपोर्ट। आगाह करें आपको अहम मामले के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल ने महफूज किया फैसला सुना दिया है। मुलजिमान जाकिर जाफर और असमत आदम अडियाला जेल में कैद हैं। मुलजिम के वालिदैन पर वक़ूअ के हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम है। तफसीलात जानते हैं, ज्वाइन किया है साकिब बशीर ने। साकिब बशीर, क्या फैसला सुनाया गया है? जी, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल ने नूर मुकद्दम केस में जमानत का एक बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। मरकजी मुलजिम के वालिद जाकिर जाफर और असमत आदम, उन दोनों की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दोनों दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसला जो है वो महफूज किया गया था। जो मुलजमान के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये कराची में मौजूद थे दोनों मुलजिम, इनको इस वाक़े का किसी लम्हे भी मालूम नहीं था कि उनके इस्लामाबाद के घर में कुछ ऐसा वाक़या हो रहा है। ताहम जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से ये कहा गया था कि इनका फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है, CDR में रिकॉर्ड मौजूद है कि इनका अपने बेटे के साथ रब्ता उस रोज को था और उसके बाद जो है ये वाक़या हुआ। आज एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सोहेल ने ये जमानतें जो है वो खारिज कर दी हैं। जी ठीक है साकिब बशीर, आपने अपडेट किया। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। सफर शर्त की बारी है और सफर शर्त में आज रन ऑफ कच्छ के बारे में बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन सयाहती मरकज बन सकता है। ये हमारी तहकीक भी है। कैसे बन सकता है आपको सेगमेंट के अंदर दिखाते हैं। शर्त की इस किस्त में आपको खुशामदीद। मैंने अपनी सियाहत की जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है 15-20 साल, इसमें इस कदर देवमालाई जो ज़मीन है, ये सरजमीन है, मैंने कम से कम नहीं देखी। इस कदर देवमालाहियत से भरपूर है और आपको आपकी आंखों से यकीन नहीं आता कि इस कदर वुसअत। और ये है रण ऑफ कच्छ। असल में ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं ये कहूँ थार में कौन सी जगह है जिसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर आप मुझे रैंकिंग का कहेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट मैं रन ऑफ कच्छ को लिखूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली इंसानी जो अकल है या इंसानी आँख है वो एतबार नहीं करती इस मंज़र पे कि इस कदर खूबसूरत मंज़र और इतना वसी व अरीज़ और वास्टनेस और ये सब कुछ क्या है। और सबसे बढ़ के ये कि आप जो है वो रन ऑफ कच्छ जब भी आएँ थार आएँ तो रन ऑफ कच्छ तो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है तो परिंदे ही परिंदे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हैं परिंदे। और जहाँ हम रन ऑफ कच्छ के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ के हवाले से इसकी ज़रा तारीख बताते जाएँ। बहुत सी रिवायतों के मुताबिक पारकर का इलाका पानी के नीचे था। जहां आज ये वसी व अरीज नमक का सहरा दिखाई देता है, वहां पहले समंदर मौजें मारता था। लेकिन फिर वक्त के साथ पानी हट गया और ये एक बहुत बड़ा रेतला सहरा बन गया। कहा जाता है कि सिकंदर आजम जब सिंध से गुजरा उस वक्त कच्छ का ये सहरा समंदर की सूरत में था। सहरा नवर्द जो है
वो इस वक्त रन ऑफ कच्छ में है और इसकी ये जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है, इस सफ़ेद चादर के ऊपर सिर्फ एक निशान है और वो है परिंदों के चलने के, उनके पाँव के निशान। और मुकम्मल तौर पे ये जो चादर है ये उनके पाँव के निशानात से भरी हुई है और ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर है। और इसके अलावा मेरे पाँव के कुछ अब निशान हैं जो मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसको ज़रा सा भी इसके ऊपर कोई तब्दीली वाक़या हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है रन ऑफ कच्छ। और ये जो ख़त सहरा नवर्द ने आपको लिखा है, इसके लिए उसके पास अल्फाज की कमी हो गई अचानक। और उस अल्फाज की कमी इस वजह से हो गई कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये जो मंज़र मैंने देखा तो जिसको कहते हैं ना, आप गुंग हो गए। और उसके बाद मेरे पास ना कोई अल्फाज रहे और ना यहाँ पे अल्फाज से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है, ना ही कैमरे की आंख से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में कोई फ़िल्म, या कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई इस तरह की बहुत क्रिएटिव अंदाज से कोई फ़िल्म यहाँ पे शूट हुई हो, जबकि इतना खूबसूरत ये है, इतनी डेप्थ है पीछे भी। और फिर ये है कि वसअत है और मतलब आप पैदल चलते हैं या आप गाड़ी पे भी सवार हो तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस कदर खूबसूरत जगह पे इसको हमने, मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान तो खैर सारी खूबसूरत है और सारी खूबसूरत जगह हैं, हम क्यों नहीं इसको दुनिया भर को दिखा पाते। रिवायात में है कि सुल्तान महमूद गजनवी जब 1024 ईस्वी में सोमनाथ फतह करने जा रहा था तो हर शख्स ने उसे यही खौफ दिलाया था कि कच्छ के समंदर की लहरें तुम्हारे लश्कर को गर्काब कर देंगी। यहाँ तक कि एक यूनानी सयाह जो 6ठी सदी ईस्वी में वहां से गुजरा, उसने भी समंदर का जिक्र किया है। इन तमाम रिवायात का मतलब ये है कि कच्छ का सहरा, जिसे आज नमक का सहरा कहा जाता है, यहाँ पर समंदर हुआ करता था और उसकी अजीम शान बंदरगाह पारी नगर थी, जहां आज भी लोहे के टुकड़े और दूसरी इलामात देखने में आती हैं। पाकिस्तान में स्नो लेक एक जो मलाई सरजमीन है। स्नो लेक में जब आप बर्फ़ का एक बहुत बड़ा मैदान देखते हैं तो उसमें जब चांद की चांदनी में सुना है कि एक अजीब पागलपन लोगों पे सवार हो जाता है। और इसके बारे में तार साहब ने बड़ा मुफस्सल लिखा भी है। यहाँ भी बिल्कुल मिलती जुलती एक ऐसी ही सरजमीन है। इस सरजमीन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह ये नमक की चादर बिछी हुई है और वसअत है, जो कि ऑफकोर्स स्नो लेक से कहीं बढ़ के है कि स्नो लेक में तो आसपास पहाड़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जितनी वसअत है, अगर रात को चांद निकल आए तो फिर यानी वो जो कहते हैं चांद निकला तो उसकी वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। मतलब इतना आपको अंदर पागलपन हो सकता है। और मैं यकीनन किसी रोज़ यकीनन किसी दिन ज़रूर आऊँगा कि यहाँ पे चांद निकला हो और रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे रात गुजारी जाए। सराय कच्छ की वुसअत 7000 मुरब्बा मील है। जब कच्छ का सहरा समंदर था तब दरिया सिंध की एक शाख हाकड़ो नामी पंजाब से निकलकर उमरकोट के मशरिक से बहती नगर पारकर से होती हुई कच्छ के सहरा में जा गिरती थी। हाकड़ो सबसे कदीम नदियों में शुमार की जाती है। उस वक्त थर और पारकर में दरख्तों की ऐसी बहुतात थी कि इंसान का चलना महाल था। क्या आप यकीन करेंगे कि अयोध्या में जो सवारी के लिए हाथी पकड़े जाते थे वो भी इन्हीं हाकड़े वाले जंगलात से पकड़े जाते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी हाकड़ों की बाबत इशारे दिए हैं। हाकड़ों का बहना कब बंद हुआ, इस बारे में बेशतर तारीखें खामोश हैं। रन ऑफ कच्छ के वाले से ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि जब भी रन ऑफ कच्छ आएँ तो एक तो 4 व्हील ड्राइव इस तरह की गाड़ी हो और दूसरा गाइड के साथ तो वैसे भी किसी भी जगह पे जिस तरह माउंटेनियस रीजन है या इस तरह की है या डेजर्ट है उसमें आपको गाइड के बगैर कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए। रन ऑफ कच्छ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे दलदल है और वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस जगह पे दलदल है। बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो फंस जाते हैं। तो ये काफ़ी यानी इस हवाले से एक मुश्किल जगह है और अगर आपके पास गाइड है तो उसको इन रास्तों का मालूम है। अदरवाइज़ रन ऑफ कच्छ के हवाले से जो फोक टेल्स हैं वो भी हमें बताती हैं कि यहाँ पे जो है बहुत दूर से जो इमेज नज़र आता है किसी चीज़ का वो बहुत बड़ा नज़र आता है और जब आप करीब जाते हैं तो वो इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है।
ये ऑफ कोर्स कोई फिजिक्स है। और दूसरी जो है वो ये कि यहाँ पे पुरानी में जो फोक टेल्स हैं उसमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो वसअत है, वास्टनेस है, आपको कोई पता नहीं चलता कि किस तरफ रास्ता और कहाँ जाना है। और स्पेशली जो है रन ऑफ कच्छ ने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, जोग्राफिया चेंज होता रहता है, ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा वसी हो। और मैं कभी सोचता हूँ कि काश ये झील फ्रेश वाटर होती, ये झील जो है ये मीठा पानी जिसको कहते हैं वो होता, तो शायद ये सारा डेजर्ट जो है ये इसकी तकदीर कुछ और होती। बहरहाल खैर ये तो एक ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि रन ऑफ कच्छ की जो ब्यूटी है या खूबसूरती है, इसको कभी मिस न कीजिएगा। सहरा नवर्द को सफ़र-ए-शर्त में इस खत तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले खत में फिर मुलाकात होगी।